मतलब हमारा जो डिस्कशन था लास्ट क्लास में, हम लोग ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब हम अगर यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस्ड है, हो चुका है मेरा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, स्नेल लॉ में आता है ना, स्नेल लॉ जिसमें आप पढ़ते हो, तो ये डिस्कस हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसको कहते हैं, और क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस क्रिटिकल एंगल, ये सारा कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ तक के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज करोगे, 1-to-1 डिस्कशन क्लास हो जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग उसके बियॉन्ड चलेंगे, ठीक है। आज हमें जो चीजें पढ़नी है वो वर्किंग ऑफ, जो आज का टॉपिक है वो ये है, वर्किंग ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। एंड उसके बाद प्रिज्म, कि प्रिज्म किस तरीके से वर्क करता है। ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म, ये दो चीजों की वर्किंग करनी है हमें। तो पहले ग्लास स्लैब के बारे में देख लो। पहला डिस्कशन आपका ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में क्या करना होगा, मान लें हमारे पास कोई भी एक ग्लास स्लैब है, ठीक है ना। यहाँ पर आप मानो, देखिए इसको इरेज करें, पहले सही सही डायग्राम चाहिए होगा। देखो हम मान लें कि हमारे पास इस तरीके से कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब हम लोगों ने इस ग्लास स्लैब पर कोई एक रे डाली, इस ग्लास स्लैब के ऊपर हमने कोई एक इंसिडेंट रे लाए इस तरीके से। वो रे, बिकॉज ग्लास स्लैब के अंदर जा रहे हैं ना, तो वो रे, मतलब अगर आप इसमें डायग्राम देखोगे तो डायग्राम क्या बनेगा, देखिए जहां पर वो स्ट्राइक करेगा वहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे। ये लाइन इस पॉइंट के लिए नॉर्मल कहलाएगी। यहां से जो रे हमने चूज की थी वो रे इनसाइड ग्लास जा करके टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। उसके बाद फिर वो लाइट रिफ्रैक्ट होगी और फिर वो लाइट रिफ्रैक्ट करके बाहर इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि यहाँ पर आप, यहाँ पर कौन सा मीडियम है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, रुको। हाँ, हमारे पास यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है, यहाँ पर जो मीडियम है वो ग्लास है, और फिर हमारे पास जो मीडियम है वो एयर है। इसको हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, और ये जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल के आती है इसको आप कहते हो कि ये हमारे लिए इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये लाइन हमारे लिए नॉर्मल कहलाती है। कहाँ पर, कहाँ पर नॉर्मल कहोगे इसको, तो अगर मेरा ये सरफेस ए, इसको मैं A1 B1 नाम दे देता हूँ, सरफेस A1 B1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सरफेस A2 B2, तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइन मेरी नॉर्मल है कहाँ पर, एट नॉर्मल एट, कहाँ पर बोलोगे इसको, A1 B1। सिमिलरली ये लाइन मेरे लिए, सेकंड लाइन मेरे लिए नॉर्मल होगी, ये लाइन नॉर्मल एट द सरफेस A2 B2। दो सरफेस हैं, दोनों के नॉर्मल्स हैं। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, ये एंगल, ये वाला एंगल अगर आप एंगल आई से डिनोट करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल को मैं एंगल आर मान लेता हूँ, एंगल आर। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, अगर मैं इसको आर प्राइम करूं, आर डैश करूं, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो कि जो एंगल आर डैश है और एंगल आर, वो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज की वजह से बराबर आएंगी। एंगल आर और एंगल आर डैश इक्वल आने चाहिए, बिकॉज एक तरीके से आपके पास दो लाइंस हैं जो पैरेलल लाइंस हैं, फिर उनको डायगनली इंटरसेक्ट करोगे
तो अगर यहाँ पर एंगल आर बनेगा तो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से ये एंगल आर डैश बराबर हो जाएंगे। एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल आर डैश, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर डैश। अब जो लाइट बाहर फाइनली एग्जिट करेगी, यहाँ पर जो लाइट बाहर फाइनली यहाँ पर एग्जिट करेगी, इसको मैं एंगल ई मानता हूँ। ई को हम कहते हैं, जो एंगल ई है उसको आप कह सकते हो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, वो जिससे लाइट बाहर आई है वो इमर्जेंस एंगल है। और एंगल आई को हम कहेंगे यहाँ पर कि ये हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब देखिएगा वर्किंग स्टेप क्या होगा इसमें। सबसे पहले आप स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे, कहां पर, तो सबसे पहले आप स्नेल्स लॉ फॉलो करें, और वो फॉलो करेंगे एट सरफेस A1 B1। सरफेस A1 B1 जो ये सरफेस है यहाँ पर अगर आप स्नेल्स लॉ फॉलो करोगे तो साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, वो था μ2 बाय μ1, यानी कि सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सरफेस A1 B1 पर ये आपका पहला मीडियम है और ग्लास आपका सेकंड मीडियम है। तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है जी, ये हो गया एट A1 B1। अब ऐसे ही अगर आप एट A2 B2 लगाओ, एट A2 B2, तो सरफेस A2 B2 यानी यहाँ के लिए ये आपका फर्स्ट मीडियम कहलाएगा, और इसके बाद सेकंड मीडियम ये होगा ना सरफेस इसके लिए, क्योंकि इसके लिए ये जो रे है ये इंसिडेंट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आर डैश होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर ई होगा। इस तरीके से बनेगा, आर डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट मीडियम यहाँ पर ग्लास कहलाएगा और सेकंड मीडियम यहाँ पर एयर होगी। तो जब A2 B2 पर स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे तो हम लिखेंगे साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल की जगह पर आपके लिए आर डैश होगा, अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल वो ई होगा, इक्वल्स टू सेकंड मीडियम एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। ये ध्यान रखिए, ये इक्वेशंस आप ध्यान से देखिएगा, इक्वेशंस आपके समझ में आनी चाहिए। स्नेल्स लॉ की अगर ये इक्वेशंस आप समझ पाओगे तो सारा कुछ हम लोग कर पाएंगे और वर्किंग ऑफ ग्लास स्लैब बेटर तरीके से आपको समझ में आएगी। तो यहाँ तक का स्टेप क्लियर है तुम लोग को? ये जो दो इक्वेशंस लिखी हैं, स्नेल्स लॉ लिखा है, यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? यस और नो करके आप आंसर दें इसका। ये स्टेप्स क्लियर है आपको? सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए यस और नो। नहीं है तो भी बताओगे, और अगर क्लियर है तो भी बताइए अगर ये स्टेप्स क्लियर है आपको। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है वान्या, बहुत कम आंसर दे रही हो आजकल। कुंज, सही बात है, अभिव्यक्ति, ठीक है बच्चा, है ना, बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए, तो अगर ये दो इक्वेशन सही हैं तो आप एक काम करो, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। उनका रेशियो उल्टा इसलिए हुआ, रेशियो उल्टा नहीं हुआ, देखो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जब आप मतलब जब साइन लेते हो ना, तो साइन में यहाँ पर इंसिडेंस एंगल होता है, न्यूमरेटर में इंसिडेंस वाला एंगल, और डिनोमिनेटर में साइन लेते हैं रिफ्रैक्शन वाले का। ये स्नेल्स लॉ है, और ये कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का, ये स्नेल्स लॉ है। तो इसको मैंने फॉलो किया है यहाँ पर। उनका फर्स्ट और सेकंड मीडियम कैसे देखा जाएगा, आप रे के साथ साथ चलो ना, तो जो ये रे है अगर आप इस रे के साथ चलोगे तो सबसे पहले एयर में हो तो एयर फर्स्ट मीडियम, उसके बाद कहाँ गए ग्लास में, तो ग्लास सेकंड मीडियम हो गया, फिर हम ग्लास से वापस एयर गए, तो सरफेस A2, इसको B2 लिखना चाहिए था मुझे, सरफेस A2 B2, सरफेस A2 B2 पर ग्लास से एयर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उल्टा हो रहा रेशियो। उनका क्लियर हुआ बच्चा? हम्म ठीक है।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन ई, लेफ्ट हैंड साइड। एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो गया कुछ यहाँ पर, उसको सही करने दो। साइन ऑफ ई, राइट साइड, राइट साइड म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए टाइम्स म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू जी। होगा क्या, ये म्यू जी कैंसिल, म्यू ए कैंसिल। इनफैक्ट साइन आर और साइन आर डैश, बिकॉज ध्यान दो आर और आर डैश बराबर है, तो ये साइन आर और साइन आर डैश ये भी कैंसिल हो गए। सब कुछ जब कैंसिल ही हो गया तो बचा क्या तुम्हारे पास, साइन आई इक्वल टू साइन ई। क्या मतलब हुआ इसका, साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ई, और दोनों के दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स है, दोनों ही एंगल्स 90 से कम है। तो दो एक्यूट एंगल का साइन अगर बराबर आता है, मतलब साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल ई बराबर है, और आई और ई दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, एक्यूट एंगल्स में पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल में हो सकता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू और साइन 150 डिग्री की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री ये बराबर होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि साइन ए अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी है तो ए और बी हमेशा बराबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप 30 डिग्री यहाँ रख लो और 150 डिग्री यहाँ रख लो, तो ये दोनों बराबर आते हैं। बट इस केस में एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूस एंगल है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम में एंगल आई और एंगल ई दोनों एक्यूट हैं, तो मैथमेटिकली आई और ई बराबर होने चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल ई। समझ आ रहा है बच्चा आपको यहाँ पे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल आई और एंगल ई बराबर हो गए तो इससे हुआ क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, आप देखो। समझ आ गया तो बच्चे बता दो, यस नो कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं इरेज कर दूंगा इसको, इरेज करने के बाद फिर वापस नहीं आ पाएंगे। चलो, हाँ जी युवा, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया है कि आई और ई बराबर हैं, तो इससे क्या और क्या प्रूफ हो सकता है, आई और ई इक्वल है तो इससे क्या कर रहे हैं, मतलब क्या प्रूफ कर दें हम इससे। हाँ जी लवेश, ठीक है, देखो क्या प्रूफ कर सकते हो ना, जरा डायग्राम पे देखिएगा, इस डायग्राम पे देखो, जो ओरिजिनल डायग्राम है, वापस आइए वहां पर। ओरिजिनल डायग्राम में ये जो इंसिडेंट रे है, मैं इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ, ये इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करो, तो ये कितना एंगल यहाँ पर टर्न हुए थे हम लोग, कितना एंगल टर्न हुए थे, ये एंगल बनेगा यहाँ पर। इंसिडेंट रे को अगर आप यहाँ पर घुमा दो तो ये एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, ये एंगल आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, एंगल आई माइनस एंगल आर होगा। और यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रे है, मतलब जो ग्लास के अंदर वाली रे है, रे इनसाइड द ग्लास, रे इनसाइड ग्लास, इसको आगे बढ़ाओ तो इससे हमारी इमर्जेंट रे वापस एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही, और ये कितना एंगल टर्न कर रही है, तो ये एंगल ई माइनस आर डैश है। तो यानी कि फर्स्ट टाइम हम लोग आई माइनस आर, जो इंसिडेंट रे है, ये रे, वापस आप डायग्राम पर नजर रखिएगा कि जो इंसिडेंट रे थी वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी, उस डायरेक्शन से आई माइनस आर एंगल क्लॉकवाइज हो गए, मतलब अगर हम इधर जा रहे थे तो हम लोग टर्न कर गए, और कितना टर्न कर गए, आई माइनस आर। उसके बाद हम लोग फिर जिस तरफ जा रहे थे, आई माइनस आर टर्न कर गए, उसके बाद हम एक डायरेक्शन में जा रहे थे, उस डायरेक्शन से वापस टर्न कर गए, आप फिर से टर्न कर गए, फिर से कितना टर्न कर गए,
ई माइनस आर डैश, और आई और ई बराबर है और आर डैश बराबर है। तो अगर आई और ई इक्वल हैं और आर डैश इक्वल हैं, तो इसका मतलब जितना एंगल आपने पहले क्लॉकवाइज टर्न किया था उतना एंगल फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज हो गए। तो अगर मैं पहले क्लॉकवाइज टर्न करूं और वापस इतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज चला जाऊं, वापस सेम एंगल से, तो हम लोग तो उसी पाथ पे आ गए, ओवरऑल तो टर्न हुआ नहीं कुछ। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि जो इमर्जेंट रे है वो वापस इंसिडेंट रे के पैरेलल हो चुकी है। मतलब अगर आप इस इंसिडेंट रे को और आगे बढ़ाओ तो ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है ये आपस में पैरेलल लाइंस होंगी, और यही इस ग्लास स्लैब का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसके बहुत मेजर एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिक्स के अंदर। आगे हम लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे जहां पर इस कंसेप्ट को फ्रीक्वेंटली यूज करा जाएगा फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस में। देखो फिर से देखिएगा, तो हमारा कंक्लूजन क्या था उसको फिर से दिखाते हैं आपको जल्दी से, है ना। फिर से हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दें, क्या था, और वो ये था। ठीक है, अब हम लोग इंसिडेंट रे का थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं। मान लो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो रे थी वो बेंड हो गई, ग्लास के अंदर बेंड हो गई, बट ग्लास के अंदर बेंड होने के बाद जब फिर ये बाहर आ रही है तो ये ऐसे बाहर आ रही है, और मैं इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप आगे की तरफ इसको एक्सटेंड कर दूं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हम लोगों ने पीछे प्रूव किया कि अगर हमारा इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, और फिर इमर्जेंट रे ये है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो इमर्जेंट रे है ये, और ये जिसको आपने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन ऑफ इंसिडेंट रे, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। तो अच्छा, ये आपका जो पहले वाला एरो है, ये वाला एरो, ये इंसिडेंट रे का पाथ है। तो आप क्या कहोगे जानते हो कि आप इंसिडेंट रे ने अपना पाथ तो डेविएट कर दिया ना। अब मैं इसको इरेज करके दिखा रहा हूं आपको। ये जो एक्सटेंशन था इसको थोड़ा सा यहां से इरेज करो, क्या हुआ अब? इंसिडेंट रे क्या उसी पाथ को कंटिन्यू कर रहा है? नहीं, इंसिडेंट रे डेविएट कर गया, लेकिन डेविएट होने के बाद वापस वो उसी रास्ते पे चला। वापस जो उसका पाथ है वो पहले वाले इंसिडेंट रे के पैरेलल चल रहा, पैरेलल चल रहा, बट सेम पाथ नहीं है। सेम पाथ और पैरेलल में फर्क है। तो इसमें जो ये डिस्टेंस होता है इनके बीच में, ये जो डिस्टेंस है इसको आप एक टर्म से डिनोट करोगे, कैपिटल एल सिंबल से, और इसको आप कहते हैं कि जो रे है वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुई है इसमें। देयर इज अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल वर्ड का क्या मतलब है? देखो, आप काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट कब कहते हो? काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट कब कहते हो? जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चले जाते हो। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? तुम्हारे स्क्रीन पर यहाँ दो लाइंस दिख रही हैं, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ पर मैं इसको ए लिख दे रहा हूँ, और एक लाइन यहाँ पर बी दिख रही है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर हम ये कहें ना कि हम लोग लाइन ए पे चल रहे थे, पहले हम इधर जा रहे थे, मान लो कोई पर्सन इधर जा रहा था, और वो थोड़ी देर बाद लाइन बी पे चलने लगा, तो ये चल तो उसी डायरेक्शन में रहा है। आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में पहले जा रहे थे उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, बट एक पैरेलल रास्ता चुन लिया तुमने, दूसरा रास्ता चुन लिया जो पहले वाले के पैरेलल है। तो वैसे ही यहां पर भी हुआ कि इंसिडेंट रे ने अपने पैरेलल में एक नया रास्ता चुन लिया, ये इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्वेश्चन है ये कितना होगा, इसकी मेजरमेंट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी पैरेलल की। तो मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, सुनो। हम ये मानते हैं कि जो ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस टी है, ये मानेंगे।
थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब टी है, ये मान लीजिए, ठीक है। बाकी चीजें मैं साइड वाली थोड़ी सी इरेज कर दूं, ये आप समझ गए क्या करना था। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर कि थिकनेस को टी मान लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मानेंगे हम यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन बनाओ, ध्यान से करिएगा इस नॉर्मल लाइन से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। हम इसका बड़ा डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको, एक सेपरेट डायग्राम फिर से दिखाएंगे। बड़ा डायग्राम देखिएगा, हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पहला सरफेस था, यहाँ पर हमारे पास दूसरा सरफेस है बगल, और रे किस तरीके से आई है, रे यहाँ से आई, ठीक। उसके बाद वो डेविएट होकर के यहाँ पर आ गई, उसके बाद फिर ये यहाँ से बाहर निकल गए पैरेलल। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर आप एक नॉर्मल लाइन बना रहे हो ऐसे करके नीचे की तरफ नॉर्मल लाइन, इस एंगल को आई कह रहे हो, इस एंगल को आर कह रहे हो, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट रे है इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करो आगे, ऐसे इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करो। तो ये जो इमर्जेंट रे है, जो रे यहाँ से बाहर निकल रही है इमर्जेंट वाली, इनके बीच का जो सेपरेशन है, मतलब ये डिस्टेंस, इसे हमें कैलकुलेट करना है कि ये एल कितना होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स चाहिए होगी। इस पॉइंट को आप कोई नाम दे दो, चाहे अपना नाम दे दो या कोई भी नाम दे दो, सपोज ए। ये जो लाइन नीचे आ रही है इसको बी नाम दे देते हैं, इसको हम कोई पॉइंट सी नाम दे देते हैं। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन पार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पार्ट ये करेंगे कि पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, पॉइंट सी से, और मान लेते हैं कि ये हमारे लिए पॉइंट डी हो गया। तो यही लेंथ एल है जिसको आपको कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे बताओ एंगल सी ए डी कितना होगा, एंगल सी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल सी ए डी, ये एंगल कितना होगा, एंगल सी ए डी की वैल्यू चेक करके बताओ आप लोग कितना होगा, एंगल सी ए डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, शाबाश, ठीक है ऋषभ, प्रवीण, सही आंसर है एंगल सी ए डी। ओके परफेक्ट, ये एंगल आई माइनस आर होगा, वेरी गुड। तो अगर ये एंगल हमारा आई माइनस आर है, तो अब आप ट्रायंगल ए सी डी लो और वहां पर साइन साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो साइन ऑफ एनी एंगल इज रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। ये एंगल 90 बन रहा है यहाँ पर, ये 90 बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का लगाओ कंसेप्ट। तो अगर ये एंगल आई माइनस आर है तो इसके अपोजिट साइड यानी कैपिटल एल परपेंडिकुलर है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज पोर्शन है वो ए सी है। इससे आपको ये मिल जाएगा कि जो एल होगा वो ए सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई माइनस आर, ये हो जाएगा एल की वैल्यू। अब ए सी कैसे निकालेंगे, एक और क्वेश्चन है। तो ए सी फाइंड करने का तरीका देखिए, ए सी निकालने के लिए, ए सी फाइंड करने के लिए आप ट्राइंगल चूज करोगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। यहां पर भी ये 90 डिग्री बनेगा, ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और ये एंगल आर बन रहा है यहाँ पर, ये थिकनेस उसकी टी है, मतलब ये ए बी। तो यहाँ पर अगर आप कोसाइन आर लगाओ, कॉस ऑफ आर, ये एंगल आर है, ध्यान दीजिएगा ये एंगल, तो कॉस ऑफ दिस एंगल विल बी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, और ए बी उसकी थिकनेस है, ए बी इज द थिकनेस जिसको टी कह सकते हो। तो इसको हम रीअरेंज करें अगर, तो ए सी की वैल्यू होगी ए बी डिवाइडेड बाय कॉस आर, इसको हम यहां पर ले आएंगे, तो एल की वैल्यू बन जाएगी ए बी डिवाइडेड बाय कॉस आर एंड साइन ऑफ आई माइनस आर।
वेयर ए बी इज थिकनेस, उसकी जो थिकनेस होगी। यानी फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर विल बी L इक्वल्स टू थिकनेस T इंटू साइन ऑफ एंगल I माइनस R एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R। ये इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिक वैल्यू ये होगी। तो ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? अगर पूछा जाए कि एक ग्लास स्लैब का लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद? लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 थिकनेस, क्योंकि उसके फॉर्मूले में थिकनेस है। नंबर टू थिकनेस के अलावा, हाँ युवा, थिकनेस का मतलब स्लैब की विड्थ, थिकनेस का मतलब स्लैब की विड्थ, उसकी विड्थ कितनी होती है, मतलब कितना मोटा स्लैब है वो, ठीक है ना? मोटा स्लैब है या पतला स्लैब है, उसकी बात कर रहे हैं, वो है। उसके अलावा फॉर्मूले में एंगल आई है, तो बट नेचुरल सी बात है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के अलावा? तीसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा इन दो के अलावा? क्या कोई और फैक्टर है जिसपे ये डिपेंड करेगा? क्या कोई और फैक्टर है जिसपे डिपेंड करेगा? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं ऋषभ, ट्रिग्नोमेट्री तो आप एक मैथमेटिकल सोल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड करने का मतलब आपके लेटरल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो फाइनल रिजल्ट है उसमें क्या क्या चीजें आप चेंज, अभिव्यक्ति सिंह, लेंथ ऑफ स्लैब, अभिव्यक्ति लेंथ ऑफ स्लैब नहीं, थिकनेस ऑफ स्लैब है वो, थिकनेस है वो टी। कृष्णा सिंह कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खुद मटेरियल ऑफ स्लैब पे डिपेंड करेगी। वो खुद डिपेंड करेगा कि स्लैब किस चीज का बना है। मटेरियल मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, इस पे डिपेंड करेगा। हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नहीं बोल सकते यहाँ पर, जानते हो क्यों नहीं बोल सकते हो? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों नहीं बोल सकते, उसका रीजन सुनिएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ग्लास का म्यू है, और बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जो साइन ऑफ आर है वो साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप में किस पे डिपेंडेंट है? आई के ऊपर, और किस पे डिपेंडेंट है? म्यू के ऊपर। और ये दोनों बातें हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर कर ली हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कंसिडर हो गया है और ये भी हो गया है। हाँ ऋषभ बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये और किस पे डिपेंड करेगा? अगर आउटसाइड एयर की बजाय कुछ और होता, अगर बाहर हमारा एयर ना हो करके कुछ और होता, तो स्नेल्स लॉ के डिनोमिनेटर में म्यू के नीचे कुछ और भी तो टर्म आता। अभी यहाँ पर 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर एयर है। अगर बाहर एयर ना होती तो इस 1 की जगह पे कोई और नंबर आता। इसका मतलब 4 चीजें डिसाइड करेंगी, 3 के अलावा। चौथा क्या डिसाइड करेगा? सराउंडिंग, सराउंडिंग ऑफ स्लैब, कि अगर स्लैब आपका ग्लास का बना है तो उसके बाहर एयर है, या उसके बाहर वाटर है, या उसके बाहर कोई और मीडियम है। तो इस तरीके से ये 4 चीजें डिसाइड करती है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? आप कह सकते हो कि whenever incident ray, whenever a ray is incident on a glass slab, then when the ray exit from the slab, देखिए ये उसका एग्जिट पॉइंट है, यहां से वो स्लैब से बाहर निकलेगी। तो when the ray exit from the slab, it moves in the same direction in which it was moving earlier, but on a parallel path. On a parallel path.
ऋषभ ध्यान से करो बच्चा, इसको अभी आप अपने लेवल पे करिए, अपनी कॉपी पे ध्यान दो, ठीक है ना। क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ठीक है 11th 12th क्लास में तो ये इजी टॉपिक है एंड बहुत इजी टॉपिक है, बट क्लास 10th 9th के लिए तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आता है, क्योंकि आपके बोर्ड के सिलेबस में इसका थियोरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। थिकनेस इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर, ठीक है। हम जल्दी से एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा। देखो, मान लो अगर आपसे कहा जाए कि जो थिकनेस है, फॉर एग्जांपल थिकनेस 2 मिलीमीटर है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसकी वैल्यू कुछ मान लिया जाए, क्या कुछ भी इमेजिन कर लें यार, क्या होगा, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 2 मान लें, और साइन ऑफ आई की वैल्यू, साइन ऑफ आई की वैल्यू मतलब एंगल आई की वैल्यू, ठीक है। सपोज करो एंगल आई की वैल्यू यहाँ पर कुछ है और वो लेट्स से 60 डिग्री है, कुछ ऐसा मान लें, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी भाई यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहला काम क्या करोगे, पहले स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से सबसे पहले आप साइन आर निकालोगे, साइन आर की वैल्यू क्या हुई, साइन ऑफ आई, आई क्या है 60 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, साइन 60 होता है √3/2 अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो गई √3/4 साइन आर की वैल्यू। अब साइन आर की वैल्यू √3/4 है, साइन आर की वैल्यू √3/4 है, ठीक है जी। जो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, √3/4 अप्रोक्सीमेटली होगा, तो ये 1.732 डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.4 और 3 के आसपास मान सकते हैं। तो ये काफी हद तक क्लोज आएगा आपका आंसर, अगर आप इसका साइन इनवर्स निकालोगे तो ये काफी हद तक पॉइंट करीब करीब 24 डिग्री के आसपास आता है, ये वैल्यू लगभग 24 डिग्री, ऑलमोस्ट 24 डिग्री। एंगल आर जो आएगा ये आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से एंगल आर ऑलमोस्ट 24 डिग्री के आसपास आएगा। अब आप इस फॉर्मूले में रख दो, अब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, देखिए तो क्या आंसर आएगा। फॉर्मूले के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो L इक्वस टू थिकनेस 2 मिलीमीटर और यहाँ पर साइन ऑफ आई माइनस आर यानी कि 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर यानी कॉस ऑफ 24। अब मैं इसका आपको छोड़ देता हूँ, आप इसका, हाँ यू आर 25.65, ओके ठीक है 25, मतलब ठीक है इसको 25 मान लीजिए। चलिए इसको कर लीजिएगा आप अपने लेवल पे। अब ये साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और चेक कर लीजिए एल की क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है। सेशन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, तब तक आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रखिएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या बनेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए